हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। आज की क्लास में मैं आपको राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन के बारे में समझाने वाली हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जब पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बूम हुए थे और उस बूम की वजह से यूएस में क्या हुआ। वॉर लोन्स प्रोवाइडेड बूस्ट टू द यूएस इकोनॉमी। वॉर में जो लोन्स यूएस ने दिए थे वो यूरोपियंस को, उसकी वजह से वहाँ के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होने लगा। अब इस मास प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये कहाँ से ये आइडिया आया, इसके लिए आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा हेनरी फोर्ड को मास प्रोडक्शन का एक एज अ फादर कहा जाता है कि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। दे अडॉप्टेड असेंबली लाइन प्रोडक्शन, उन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और वो आइडिया कहाँ से आया था? ये आइडिया आया था उन्हें स्लॉटर हाउस से। कहाँ के? चिकागो के एक स्लॉटर हाउस से आया था। उन्होंने स्लॉटर हाउस में देखा कि स्लॉटर हाउस में जैसे एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, उस बेल्ट पर एक तरफ कटर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा होकर फ्लैश को रखता जाता है और वो धीरे धीरे बेल्ट बढ़ती जाती है और वो जब कटर तक पहुंचता है तो सारा फ्लैश कट जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इस कन्वेयर बेल्ट को देखा और उसे अपने डेट्रॉयट कार प्लांट में इन्वर्ज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि इसी तरीके को अपना के हम अपना कार प्लांट भी चला सकते हैं कि एक ही काम व्यक्ति बार बार करता रहेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। इन दिस वर्कर रिपीट सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टीन्यूसली। जब बार बार एक ही काम किया जाएगा तो वो उसमें रिपीट करके तो उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा और बहुत इंक्रीज़ होगा। इस कन्वेयर बेल्ट में किस तरह से वर्क होता था कि नो डिले इन मोशन, मतलब किसी भी तरह का डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो आगे की जो लाइन होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक लाइन से अगर कन्वेयर बेल्ट चल रही है तो उस पर आपको प्रोडक्ट या उस पर आपको सामान रखते जाना है और वो आगे चल के बनता चला जाएगा। उसके अलावा नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो जब तक काम होता रहता था तब तक किसी तरह का ब्रेक भी नहीं होता था। नो फ्रेंडली रिलेशन, किसी के बीच में कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे वर्कर्स के बीच में। और इंक्रीजिंग आउटपुट्स ऑफ वर्कर, और वर्कर्स की जो आउटपुट्स होती थी, मतलब उनकी जो करने की क्षमता होती थी वो इंक्रीज़ करती जा रही थी। मतलब जब कोई व्यक्ति एक ही काम लगातार, जैसे वो नट कस रहा है तो वो नट को कसता ही रहेगा, जल्दी जल्दी कसने लगेगा। या वो टायर लगा रहा है, कार प्लांट है तो वो टायर लगा रहा है, तो जब वो एक ही काम कर रहा है तो वो जल्दी जल्दी करने लगेगा। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड पड़ गया वर्क का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इतना वर्क नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करवाया जा रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रॉब्लम के सलूशन में हेनरी फोर्ड ने क्या किया? उन्होंने इस सलूशन में क्या किया? वर्कर्स की सैलरी डबल कर दी। तो इसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो उन्होंने सोचा, अरे वाह, एक उस तरह का ही काम कर, ठीक है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डबल सैलरी तो मिल रही है। तो इस सोल्यूशन के साथ उन्होंने डबल सैलरी तो की, लेकिन इसका फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने जो कन्वेयर बेल्ट थी, असेंबली लाइन प्रोडक्शन था, उसकी स्पीड भी बढ़ा दी, जिससे मास प्रोडक्शन होने लगा। और मास प्रोडक्शन की वजह से आगे चल के जो ये आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया और बहुत ज़्यादा ह्यूज जो मटेरियल था वो बनने लगा एक साथ। तो ये तो बात हो गई कि मास प्रोडक्शन की। अब इस आइडिया को जब यूरोपियंस ने देखा तो उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था यूएसए ने, और कॉपी किया यूरोपियंस ने। उसके बाद ये मास प्रोडक्शन जो था वो पूरे वर्ल्ड वाइड सभी जगह अडॉप्ट किया जाने लगा और सभी जगह इसी तरह से वर्क किया जाने लगा कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन किया जाए, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब उसके बाद क्या हुआ? लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे जैसे सामान की मात्रा बढ़ती जा रही थी, गुड्स की जो प्रोडक्शन थी इंक्रीज़ हो रही थी, वैसे वैसे उनकी प्राइस भी लो हो रही थी। और जब वर्कर्स को डबल सैलरी मिल रही थी तो वो उससे ज़्यादा ये सोच रहे थे कि अब हम, जैसे हम कार बना रहे हैं तो अब हमारे पास अगर सैलरी ज़्यादा है तो हम उसे ख़रीद भी सकते हैं। तो इस तरह से कंजप्शन भी मास हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मास कंजप्शन हो गया। और इसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि
जैसे उन्होंने एक हायर परचेज का एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसे आप लोग इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। आज आप लोग देखते होंगे कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग इंस्टॉलमेंट के रूप में हर चीज़ लेते हैं, यहाँ तक कि लैंड भी इंस्टॉलमेंट में लिया जाने लगा, सामान भी इंस्टॉलमेंट में लिया जाने लगा। तो एक तरह से ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया कि चलो आज कमा रहे हैं, कल भर देंगे, आज तो जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो चलो आज ले लिया जाता है। तो इससे मास कंजप्शन हुआ, तो मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजप्शन भी हुआ। इन 1923 बिकेम लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर्स बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी। तो उस समय पर बहुत ज़्यादा ओवरसीज लैंडर्स भी बढ़ गए यूरोपियन रिकवरी के लिए, कि बहुत ज़्यादा यूरोपियन रिकवरी की जाने लगी। तो इस तरह से ये मास कंजप्शन और मास प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आएंगे द ग्रेट डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन नहीं, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ पर इकोनॉमी की बात चल रही तो हम इकोनॉमिक डिप्रेशन पे जाएंगे। ये टाइम पीरियड था 1929 टू मिड 1930। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। क्यों आया था? जब हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले कि यूरोप में ग्लट बन गया था, वीट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होने लगी थी और इस तरह की क्राइसिस आ गई थी कि प्राइस लो होने लगे थे। वही एक कारण बना था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का। तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ किस चीज़ का? प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ, एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हुआ, ट्रेड में डिक्लाइन हुआ और साथ साथ में लोगों की इनकम में भी डिक्लाइन हुआ। अब इसके क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे, उसके बारे में हम लोग बात कर लें कि क्या रीजंस थे। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लट यूरोप में इकट्ठा हो गया था कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो ग्रेन्स की वो थी प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थे वो लो हो गए थे। उसके बाद इन प्राइसेस के लो हो जाने की वजह से जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था। उसी समय यूएस ने क्या किया? यूएस ने लोन देना बंद कर दिया कि हम जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप लोन चुका नहीं सकते हो, अब जब लोन चुका नहीं पाओगे तो हम बेकार में दें, आगे चल के हमें मिल ना पाए। तो इस तरह से ये दो कारण बने कि एग्रीकल्चर में नुकसान हो रहा था, प्राइस लो हो रहे थे, साथ साथ उन्हें लोन भी मिलना बंद हो गया। उसके अलावा उन्होंने सोचा कि जब प्राइस लो हो रहा है चलो हम अपने सामान को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा तो उससे आगे चल के हम लोन भी ले पाएंगे। लेकिन यूएस ने क्या सोचा? यूरोपियंस ने सोचा कि हम यूएस में ही जाके अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो यूएस ने क्या किया? अपने वहाँ के फार्मर्स को बचाने के लिए, अपने वहाँ के पीजेंट्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने डबलिंग कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ डबल हो गई। तो क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जो अपने लोग थे, मतलब जो यूएस में रहने वाले लोग थे, उनको भी लोन देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन दे चुके थे, अब वो उनको रिकवरी चाहिए थी। वो चाह रहे थे कि रिकवरी, जिनको पहले से लोन दे रखा है उनसे रिकवरी ही हो जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जब वो रिकवर करने गए तो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को जब प्राइस ही नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया है, और जो चीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है भी तो उसके प्राइस नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो रिकवरी लेने में फेल हो गए। तो इस तरह से जो होल बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। यहाँ तक कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ दोनों का ही पूरी तरह से ठप हो गया। अब रिकवरी कब से स्टार्ट हुई? जब ये टाइम पीरियड बीत गया, जब ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड निकल गया, तब रिकवरी स्टार्ट हुई। रिकवरी स्टार्टेड आफ्टर 1935 के बाद। अब इस ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि शोज़ द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, की ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ रहा था। तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? एग्रीकल्चर गुड्स वर एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चरर्स वर इम्पोर्टेड। क्या हो रहा था इंडिया में कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ रहा था, मतलब रॉ मटेरियल ज़्यादा जा रहा था, और मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा आ रहा था। तो इस वजह से जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो लगभग आधा हो गया। क्यों? क्योंकि
जब वहाँ पे उन लोगों को प्रोडक्शन का सही प्राइस नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने इंडिया से आने वाले प्रोडक्शन को भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि जब हमें अपने वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने वहाँ ही चीज़ों का प्राइस नहीं मिल पा रहा है तो वो इंडिया से आने वाले सामान को क्यों आके और उसको और ज़्यादा अपने लिए परेशानी खड़ी करे। इसलिए जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। और जब इंडस्ट्रीज सारी ठप पड़ी हुई थी तो वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स का भी क्या करते, तो इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट बंद कर दिया। तो इस तरह से जो प्राइसेस थे वो काफ़ी डिक्लाइन कर गए, काफ़ी कम हो गए। इसका इम्पेक्ट पड़ा सबसे ज़्यादा पीजेंट्स पर और फार्मर्स पर। वो क्या करते थे, जैसे जूट प्रोड्यूस करते थे उसको एक्सपोर्ट करते थे गनी बैग्स बनाकर। तो इस तरह से उनके जो प्रोडक्शन का मतलब जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता जा रहा था और जो बहुत ही चीपेस्ट चीज़ें थी वही बिक पा रही थी। देयरफॉर पीजेंट्स डेप्थलेस इंक्रीज, मतलब जो पीजेंट्स थे वो धीरे धीरे कर्जदार बन गए थे, कर्जा आ गया था उनके ऊपर। उस कर्जे को निपटाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी सेविंग्स थी उन्हें निकाल दिया। उसके अलावा उन्होंने मॉर्गेज लैंड, अपने लैंड को भी कर्जे उस पर गिरवी पे रख दिया। उसके अलावा सोल्ड ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स, उन्होंने अपने मेटल्स को भी प्रेशियस मेटल्स, तो पीजेंट्स ने अपने जितने भी गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स थे उनको सोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब इतनी ज़्यादा उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था कि उनकी पूरी ही जो स्थिति थी वो डिक्लाइन कर गई थी। इम्पैक्ट वाज नॉट टू सेवर ऑन अर्बन इंडिया, लेकिन जैसा असर पड़ रहा था एग्रीकल्चर की वजह से रूरल एरियाज़ पर, वैसा असर अर्बन एरियाज़ पे नहीं पड़ रहा था, बल्कि अर्बन एरियाज़ को थोड़ा फ़ायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइस लो हो गए थे तो इंडस्ट्रीज़ को कम प्राइस पर ही, चीपेस्ट प्राइस पर ही रॉ मटेरियल मिलने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया और इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में उनको मदद मिली। तो इस तरह से इंडिया पर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ा कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे, मतलब पीजेंट्स और फार्मर्स थे, उनको नुकसान हो रहा था और ये ग्रेट डिप्रेशन जो था उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर, ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा ये वीडियो समझा दिया होगा, आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा सही से। जिसको किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें और लाइक ज़रूर करें। आई थिंक सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा मेरे चैनल को, तो आपको मेरे सब्सक्राइब किए हुए चैनल्स, आसानी से डाले हुए चैनल्स ज़रूर मिल रहे होंगे और आप उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे बार बार उनको देखकर। किसी को एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए और उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।